नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे वेलिज़ेली की सहायक संधि। साथियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने बंगाल का द्वैध शासन जाना। हमने जाना कि 1765 से 1772 के मध्य क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया, जो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया। साथियों, आज हम वेलिज़ेली की सहायक संधि को जानेंगे। यह संधि दर्शाती थी कि अंग्रेजों का प्रभाव कितना भारत में हो चुका है। वेलिज़ेली, जो भारत 1798 में गवर्नर जनरल बनकर आता है और 1805 तक भारत में रहता है, वो भारत सहायक संधि को लेकर आया। साथियों, ऐसा क्यों था कि वेलिज़ेली सहायक संधि, जो कि युद्ध से पूर्व होती थी, बिना युद्ध के होती थी, जो शांति संधि थी, अंग्रेजों का क्यों ऐसा मानना था कि भारतीय राजा ऐसा स्वीकार करेंगे? दरअसल अब तक भारत में स्थितियां अंग्रेजों के काफी पक्ष में थी। ऐसा क्यों था? अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीत लेने के पश्चात और इसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 जीत लेने के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली थी। इसके बाद उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन लगाया। इसके पश्चात हमने देखा कि वे मैसूर के साथ 3 युद्ध लड़ते हैं। 1767 से 1769 के मध्य वे मैसूर के साथ पहला आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ते हैं। इसके पश्चात वे 1780 से 1784 के मध्य द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ते हैं। इसी दरमियान हैदर अली की भी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात 1790 से 1792 तक आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध होता है और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार होती है, श्रीरंगपट्टम की संधि होती है और इसके बाद 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार मैसूर, जो एक शक्तिशाली राज्य था, अब अंततः अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करता है 1799 में। साथियों, मैसूर के अलावा उन्होंने मराठों के साथ भी आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध लड़ लिया था, वेलिज़ेली के आने से पूर्व, यानी 1798 से पहले। वो था 1775 से 1782 के मध्य आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध, जिसमें कि सालवाई के संधि के बाद यह युद्ध समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध और उसके बाद इलाहाबाद के संधि से और मैसूर के संबंध में उन्होंने काफी युद्ध लड़े। मराठों से भी युद्ध लड़ा। इससे पूर्व वांडीवॉस के युद्ध में उन्होंने फ्रांसीसियों को शिकस्त दी और फ्रांसीसियों का भारत में केवल एक व्यापारिक शक्ति के तौर पर सीमित कर दिया। तो इस प्रकार वे अपनी शक्ति का भारत में प्रदर्शन कर चुके थे। तो वेलिज़ेली को लगा कि अब वे इस स्थिति में हैं कि भारतीय राजाओं पर उनका प्रभाव है, अर्थात वे बिना युद्ध के भी भारतीय राजाओं से अपनी बहुत सी शर्तों को मनवा सकते हैं और भारतीय राजा उन शर्तों को मानेंगे। ऐसा इसीलिए मानना था क्योंकि उन्होंने युद्धों में अपना अच्छा प्रदर्शन किया था, वे जीते भी थे। तो साथियों, इस वजह से वेलिज़ेली ने एक ऐसी संधि बनाई जो कि युद्ध से पूर्व ही वे राजाओं के साथ कर लेते थे और इससे उन्हें अपनी शर्तें मनवा लेते थे। और ये शर्तें कोई सरल शर्तें नहीं थी। इन शर्तों से वे लगभग उस राज्य में अपने वर्चस्व को, अपने हस्तक्षेप को पूरी तरह से निश्चित कर देते थे और अंततः उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। इस समय तक, यानी 1798 तक, क्या स्थितियां ब्रिटेन की पूरे विश्व में थी? देखिए, फ्रांसीसी क्रांति इस समय पर चल रही थी। नेपोलियन पूरे विश्व विजय की ओर बढ़ रहा था। 1776 में अमेरिका भी आजाद हो गया था ब्रिटिशों के साम्राज्य से और इसमें साथ दिया था फ्रांसीसियों ने अमेरिकन्स का। इसकी वजह से फ्रांसीसियों से अंग्रेज हमेशा से क्षुब्ध थे। उनको खतरा था कि भारत में कहीं फ्रांसीसी भारतीय राजाओं के साथ मिलकर भारत में भी अंग्रेजों के साम्राज्य को समाप्त न कर दें। इधर टीपू सुल्तान नेपोलियन के साथ संपर्क साध रहे थे, तो इससे भी अंग्रेजों को खतरा था। इसलिए वे सचेत थे।
वे फ्रांसीसियों को तो भारत में वांडीवॉस के युद्ध 1760 में यूं तो हरा चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें खतरा था। इस संधि से भारतीय राजाओं को अपने प्रभाव में ले आए। स्थितियां धीरे धीरे ऐसे बनने लगी, और क्योंकि देखिए 1798 के समय में उन्हें अपने साम्राज्य को भी बढ़ाने की आवश्यकता थी, ताकि समय आने पर जब कोई यूरोपीय बड़ी शक्ति या फ्रांस ही हो, यदि ऐसा हुआ कि टीपू सुल्तान ने नेपोलियन के साथ संपर्क साधा और उन दोनों के गठजोड़ ने मिलकर भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी, तो इससे हो सकता है कि भारत में ब्रिटिशों का साम्राज्य उखड़ जाए। ये खतरा उन्हें था, इसलिए वे क्या कर रहे थे कि सहायक संधि से भारत के राजाओं को अपने एक तरह से साम्राज्य में मिला रहे थे, और समय आने पर वे राजा उनका साथ देंगे। वे पूरे देश में अपनी सेना को उन राज्यों में जो कि उनके साथ सहायक संधि कर लेगी, उनमें अपनी सेना को भी स्थापित करते हैं। यह क्या था? देखिए, सहायक संधि क्या थी, इसके प्रावधानों को हम जानते हैं। सबसे पहले तो वे राज्य जो सहायक संधि को स्वीकार करेंगे, उनके राज्य में अंग्रेजी सेना स्थापित की जाएगी, यानी अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी रखी जाएगी, और इस सेना का खर्चा वही राज्य वहन करेगा। तो इस प्रकार से अंग्रेज बिना खर्चे के अपनी सेना को भी जगह जगह उनका पोषण हो रहा था, उनका खर्चा भी वही राज्य उठा रहा था। तो वे पूरे देश में अब इस प्रकार से अपनी सेना को रख रहे थे, और यह सेना क्यों थी? उस राज्य की रक्षा के लिए भी थी। इसके लिए उन्होंने उस राज्य की अपनी सेना को भंग कर दिया और वहां पर अपनी सेना को स्थापित कर दिया। इसके पीछे बात यह थी कि अंग्रेज सेना अधिक कुशल होती है, तो इस प्रकार से उस राज्य की शक्ति को छीन कर दिया, उस राज्य पर अपने वर्चस्व को अपने आप बढ़ा दिया। अब क्योंकि सेना उनकी है, रक्षा वे करेंगे, तो उस राज्य के बाह्य मामलों को भी अब अंग्रेज ही देखेंगे। साथियों, साथ में एक अंग्रेज रेजिडेंट को भी उस राज्य के दरबार में रहना था, यह भी तय था। इस प्रकार से उस राज्य के आंतरिक मामलों में भी अंग्रेजों की देखरेख रहेगी या निगरानी रहेगी। इसके अलावा किसी भी यूरोपीय को वह राज्य बिना अंग्रेजों की अनुमति के काम पर नहीं रखेगा। ये कुछ बातें थी सहायक संधि की। साथियों, इससे अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ और भारतीय राजाओं को क्या नुकसान हुआ? साथियों, यूं तो देखिए, सहायक संधि जो राजा स्वीकार कर लेते थे, वे तो अंग्रेजों के वर्चस्व को, उनके प्रभुत्व को मान लेते थे। लेकिन जो राजा स्वीकार नहीं करते थे, जैसे कि मैसूर के टीपू सुल्तान ने नहीं किया, तो इसका अर्थ था अंग्रेजों को चुनौती देना और युद्ध की स्थितियां पैदा करना। अंग्रेज उनसे टकराएंगे। साथियों, हम जानते हैं कि इससे अंग्रेजों को बहुत सा लाभ हुआ। उसमें सबसे पहले तो अंग्रेजों की सेना देश में जगह जगह राज्यों में स्थापित हो गई। इससे वे अपने साम्राज्य को उस राज्य के आसपास भी विस्तारित कर सकते थे। उन्हें भारत में एक बड़ा साम्राज्य मिल गया, ये कहीं तो गलत नहीं है। इसके अलावा राज्यों में उनके हस्तक्षेप बढ़ गया। उधर टीपू सुल्तान, जो कि यूरोप में नेपोलियन के साथ संपर्क साध रहे थे, उनकी भी 1799 में युद्ध में, आंगल मैसूर चतुर्थ युद्ध में मृत्यु हो जाती है, और इसके पश्चात बाद में नेपोलियन की भी मृत्यु हो जाती है। इससे अब फ्रांसीसियों का खतरा भी अंग्रेजों के लिए टल गया। साथियों, इसके अलावा जो भारतीय राजा थे, उन्हें क्या नुकसान हुआ? एक तो वे निष्क्रिय हो गए। अब बाह्य मामले उनके हाथ में थे ही नहीं। वे तो अपने आंतरिक मामलों में भी प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए सक्षम नहीं थे। वे इसके लिए भी लड़ रहे थे क्योंकि अंग्रेजों की सेना थी। अंग्रेज सभी मामलों में अपनी निगरानी रखते थे। इस वजह से अब भारतीय राजाओं का राजनीतिक, आर्थिक और हर किस्म से पतन होने लगा, और अंततः वे राज्य अंग्रेजों के वर्चस्व में या अंग्रेजों के द्वारा छीन लिए गए, अपने अधिकार में कर लिए गए, अपने पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिए गए। साथियों, अब वे राज्य जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की,
क्रमवार कुछ इस प्रकार हैं। 1798 में हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। 1798 में ही वेलिजली भारत आया था, भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया था, जो कि 1805 तक भारत में गवर्नर जनरल बनकर रहता है। 1799 में क्योंकि टीपू सुल्तान की आंगल मैसूर चतुर्थ युद्ध में मृत्यु हो जाती है, इसके पश्चात अंग्रेज अडियार वंश के एक छोटे बालक को मैसूर का शासक घोषित करते हैं और उनके साथ सहायक संधि कर लेते हैं। 1799 में तंजौर के साथ सहायक संधि की जाती है। 1801 में अवध के साथ सहायक संधि कर ली जाती है। 1802 में पेशवा ने सहायक संधि कर ली। हमने पिछले एक वीडियो में इस विषय पर चर्चा की थी। आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध के लिए परिस्थितियां किस प्रकार पैदा होती हैं, उस वीडियो में हमने इस विषय पर भी चर्चा की थी। 1803 में भोंसले सहायक संधि कर लेते हैं। 1804 में सिंधिया भी सहायक संधि कर लेते हैं। इसके अलावा जयपुर, भरतपुर, जोधपुर इत्यादि भी सहायक संधि को स्वीकार करते हैं।